हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनेंस सीए के एफआर सब्जेक्ट से इंडेक्स 103 का एक न्यूली एडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने के पहले, ये जो इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के पहले एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। देखिए, पीसी पीसी जो होता है, अक्वायरर जब अक्वायरी को पीसी देगा तो पीसी तीन तरीके का होता है। एक होता है जहां पे कंपनी अपने शेयर्स देगा या फिर कंपनी कैश देगा, क्योंकि या तो एक्चुअल शेयर्स देगा या तो कैश देगा या दोनों देगा। वो होता है हमारा एक्चुअल कंसिडरेशन जो इमीडिएटली कंपनी पे कर रहा है। और दूसरा कंसिडरेशन होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, और तीसरा होता है डिफर्ड कंसिडरेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कुछ कंटिंजेंसी हुआ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इतना प्रॉफिट कवर किया या इतना ईपीएस हुआ या ऐसा कोई भी कंडीशन जो जो एक कंटिंजेंट है, जो कंफर्म नहीं होगी कि नहीं होगी, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो कंपनी उसे फ्यूचर में शेयर्स या कैश देगा, इन शॉर्ट कुछ एक्स्ट्रा पीसी देगा। तो वो होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। और तीसरा होता है डिफर्ड कंसिडरेशन। डिफर्ड कंसिडरेशन मतलब अक्वायरर अक्वायरी को बोलता है मैं तुझे एक सर्टन अमाउंट फ्यूचर में ही दूंगा, पर दूंगा कंफर्म। तो वहां पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है कंटिंजेंट और डिफर्ड में? कंटिंजेंट कंसिडरेशन कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब पेएबल हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन जो डिफर्ड कंसिडरेशन है वो कंफर्म देना है, खाली इतना है कि आज नहीं देंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद देंगे पैसा। डिफर्ड कंसिडरेशन जो होता है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं और उसको एज अ पार्ट ऑफ पीसी लेते हैं। अब हम आते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन में। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का जो मेन मुझे डिस्कशन करना है वो है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है? उसका दो टाइप में रिकॉर्डिंग होता है। एक होता है इनिशियल रिकॉर्डिंग, मतलब डे वन पे हम क्या करेंगे, और सब्सिक्वेंट जब बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। इनिशियली इनिशियली किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, ये पीसी में रिकॉर्ड होता है और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। मतलब वो पेमेंट जो मुझे करना है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिजेंसी, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो वो उसका आज फेयर वैल्यू क्या है, वो है वो वैल्यू पे जो नॉर्मली जो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो फेयर वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे और उसे हम पार्ट ऑफ पीसी मानेंगे। और सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ एक्विजिशन है, से मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं, से 3 जनवरी सपोज, ओके। और फिर जब बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च को, तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये वो बात हो गई। या उसके बाद भी जब बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे रिकॉर्ड होगी। तो सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग, सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो इक्विटी कैटेगरी है कि वो लाइबिलिटी कैटेगरी है। ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे टू डिसाइड इक्विटी है क्या लाइबिलिटी है। तो अगर वो इक्विटी कैटेगरी है, अगर वो इक्विटी कैटेगरी है, तो उसके वैल्यू में, उसके फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे वो हम इग्नोर करेंगे और उसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इक्विटी को चेंज नहीं किया जाता है। तो नो चेंज, ओके, नो चेंज, नो चेंज, जो वैल्यू है वो उस तरीके से ही रहेगा। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी है तो हम उसका फेयर वैल्यू चेंज करेंगे, और वो भी पीएनएल के थ्रू। मतलब फॉर एग्जांपल, सपोज इनिशियली फेयर वैल्यू था से 10 करोड़, तो हमने वो पीसी में ले लिया होगा, और बाद में वो हो गया उसका फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च, वो हो गया 12 करोड़। तो अब अगर वो इक्विटी है तो वो 10 करोड़ ही रहेगा। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी है, उसका क्लासिफिकेशन लाइबिलिटी है, तो वो पीएनएल टू मतलब उसको उस फेयर वैल्यू को हम 12 करोड़ लेके आएंगे और पीएनएल डेबिट हो जाएगा। तो पीएनएल डेबिट टू वो कंटिजेंट कंसिडरेशन। आई होप ये पार्ट समझ गया होगा, ये बेसिक थ्योरी अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन में कनेक्ट करेगा। तो एक ये थियरी है। और दूसरा थियरी जो है वो है कि कभी कभी एम्प्लॉयज अपने उस जो अक्वायरी के शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे कुछ शेयर्स दूंगा। अक्वायरर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को बोलता है मैं तुझे कुछ शेयर्स दूंगा फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में तुझे कुछ शेयर्स दूंगा अगर कंपनी का ये प्रॉफिट प्रॉफिट इतना कमाया। मतलब ये कंटीजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं। अगर अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया तो मैं तुझे और शेयर्स दूंगा। तो वो ऑब्वियसली ये कंटीजेंट कंसिडरेशन है और हम इसे पीसी में इंक्लूड करेंगे फॉर श्योर। अब दूसरा केस ऐसा भी होता है जहां पे कंपनी, जहां पे अक्वायरर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को क्या बोलता है कि मैं तुझे फ्यूचर में शेयर्स दूंगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यू स्टे विद द कंपनी। तुझे कंपनी में काम करना पड़ेगा, कंपनी के साथ रहना पड़ेगा, से फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो मैं तुझे शेयर्स दूंगा। मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था परफॉर्मेंस कंडीशन की, जहां पे कंपनी को परफॉर्म करना है। पर अब मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है कि
अक्वायरर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को बोलता है मैं तुझे इतना शेयर दूंगा प्रोवाइडेड यू स्टे विद द कंपनी, मतलब तू कंपनी में बैठ, कंपनी में काम कर, कंपनी में काम कर। तो अगर हम उसको इसको हम बोलते हैं सर्विस कंडीशन। तो अगर वो सर्विस कंडीशन के वजह से दिया जा रहा है तो वो पीसी में नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि एक्वायरर क्यों ये शेयर्स देगा फ्यूचर में? अगर अगर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी में काम करेंगे तो वो परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं है, वो सर्विस कंडीशन है। जहां पे अगर वो शेयर होल्डर कंपनी में काम करता है तो कंपनी उसको शेयर्स देगा। तो ये एक टाइप का सैलरी हो गया बेसिकली, ये सैलरी हो गया। और इसका हम नॉर्मल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मान के उसका नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे फ्यूचर में। जैसे हम सैलरी पेड का एंट्री करते हैं हम वैसे करेंगे, जैसे जैसे एम्प्लॉय काम करेगा वैसे वैसे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सर्विस कंडीशन हो गया। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि अगर अक्वायरर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को बोलता है कि मैं तुझे शेयर्स दूंगा, पर परफॉर्मेंस कंडीशन है कि अगर तेरा कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट करेगा फ्यूचर में तो मैं तुझे दूंगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पीसी, वो हमारा पीसी बनेगा। लेकिन अगर अगर अक्वायरर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहा है ऑन द कंडीशन दैट कि वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, काम करेंगे, दैट मीन्स इट्स अ सर्विस कंडीशन, तो उसे हम सैलरी मानेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लेकिन तीसरा पॉसिबिलिटी ये है जहां पे अक्वायरर अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स देगा, अक्वायरी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स देगा, और कंडीशन क्या है? कंडीशन दोनों साथ में है, परफॉर्मेंस कंडीशन भी है एंड सर्विस कंडीशन भी है, दोनों है। अब क्या करें? अब तो दोनों आ गया, अब हम उसे पीसी माने कि उसे हम सैलरी माने? तो इसमें रूल क्या है, इसमें स्टैंडर्ड क्या बताता है? इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी है। सपोज अगर परफॉर्मेंस कंडीशन अगर समझो 4 साल का है और सर्विस कंडीशन 3 साल का है, मतलब जो परफॉर्मेंस कंडीशन है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, वो 4 साल के लिए है कि 4 साल में प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। और सर्विस कंडीशन 3 साल का ये कि वो शेयर होल्डर्स को कंपनी के साथ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा 3 साल तक। तो इन दैट केस उसे हम पीसी मानेंगे, पीसी मानेंगे। मतलब बेसिकली जो बड़ा नंबर है हम उसे फॉलो करेंगे। और अगर उल्टा रहा जहां पे परफॉर्मेंस कंडीशन 3 साल का है और सर्विस कंडीशन 4 साल का है, तो इस केस में कौन सा नंबर बड़ा है? सर्विस कंडीशन बड़ा है, तो हम इसे एम्प्लॉय बेनिफिट यानी सैलरी मानेंगे। और थर्ड सिनेरियो ऐसा है कि परफॉर्मेंस भी 3 इयर्स है और सर्विस भी 3 इयर्स है। तो अब क्या करेंगे इन दिस सिनेरियो? अगर ऐसा है कि जहां पे दोनों इक्वल है तो स्टैंडर्ड का थोड़ा हेल्प लेना होगा। तो स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो इन दैट केस स्टैंडर्ड में लिखा गया कि भाई हम उसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मानेंगे, अगर इक्वल है तो भी हम उसे सर्विस कंडीशन मानेंगे और उसे हम सैलरी जैसा ट्रीट करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आई होप ये दोनों कंडीशन ओके है, क्योंकि ये दोनों से ये चार्ट जो मैंने बनाया और यहाँ पे जो बनाई है इन दोनों से हमारा सम कनेक्टेड है। ओके, चलिए अब मैं सम पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एंटिटी ए acquires entity B. Entity A agrees with the former shareholder of entity B to pay 900। ये तो पीसी हो गया भाई, हमें 900 पे करना ही है, with an additional payment of 500, additional payment of 500 if the subsequent earnings of entity B reach a specified target in 3 years। ये तो क्लियरली लिखा गया कि इफ इट रीचेज अ स्पेसिफाइड टारगेट, मतलब अगर कुछ ऐसा कंडीशन, कुछ हमारा स्पेसिफिक टारगेट अचीव होगा तो हम देंगे। फाइन। द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑल्सो बिकम एम्प्लॉइज। ओके, तो देखो ये 900 जो था पहले वो तो पीसी है ही, ये 500 है कंटिंजेंट कंसिडरेशन जिसे हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑल्सो बिकम एम्प्लॉइज। अभी देखो जो ये मेन है कि जो फॉर्मर शेयर होल्डर्स है ना ये एम्प्लॉइज बन रहे हैं। तो ये जो मैंने चार्ट डिस्कस किया था कि ये जो है ये जो शेयर होल्डर है और जो एम्प्लॉइज बनेंगे तो उनका क्या करना है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या होगा? The former shareholder also becomes employee. On the acquisition date, the fair value of the net asset of entity B amounted to 850। ये तो net asset का fair value है। The fair value of net asset is 850 and the fair value of additional payment is estimated at 200। ये जो 500 था इसका fair value दिया गया है 200। Fair value of additional payment is 200। At the acquisition date, the outflow of additional payment is not probable। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है प्रोबेबल है कि प्रोबेबल नहीं है, हमें तो कंटिजेंट कंसिडरेशन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है इनिशियली और वो पीसी में काउंट होगा। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, अब ये देखो क्या लिखा है, ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स द क्यूमुलेटिव अर्निंग्स ऑफ बी बिफोर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ एडिशनल पेमेंट अमाउंट्स टू 1050।
At the end of year 3, entity A pays 500 as the conditions were met. Pays 500 as the conditions were met, मतलब जो कंटिजेंसी थी वो सेटिस्फाई हो गई और अक्वायरर को 500 रुपीज देना पड़ा. ओके, नॉर्मल है. ये तो 3 साल बाद होगा, इमीडिएटली नहीं होगा. स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ क्लासिफाइंग द पेमेंट एज रेम्युनरेशन एंड कंटिजेंट कंसिडरेशन. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम डे 1 पे गुडविल करेंगे. डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किस तरीके से होगा? गुडविल का कैलकुलेशन सबसे पहले हमने क्या पीसी पे किया प्लस एनसीआई माइनस आईएनए. ये हमारा नॉर्मल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है गुडविल फाइंड करने का. पीसी इसमें कितना है? 900 तो पे करना ही है. देखो मैं रीड करता हूं. एंटिटी ए एक्वायर्स एंटिटी बी. एंटिटी ए अग्रीज विद द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ बी टू पे 900. 900 तो हमें देना ही है कैश, और साथ में कंटीजेंट कंसिडरेशन भी है with an additional payment of 500 if the subsequent earnings of entity B reach a specified target in 3 years. और उसका फेयर वैल्यू, अब क्योंकि ये कंटीजेंट कंसिडरेशन है कि अगर ये टारगेट अचीव होगा तो हम देंगे, तो ये कंटीजेंट कंसिडरेशन तो वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है जो कि है 200, जो कि है 200. तो हमारा टोटल पीसी हो गया 1100. फिर लिखा है द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑल्सो बिकम्स एम्प्लॉय ऑन द एक्विजिशन डेट. द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट, नेट एसेट का फेयर वैल्यू सबसे पहले 850 है. ओके, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल पेमेंट इज 200. अब ये मेन है फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल पेमेंट. अब इसका क्या करना है? इसे हम पीसी में लेंगे कि हम इसे एम्प्लॉय बेनिफिट में लेंगे, वो समझना होगा. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे लास्ट पैरा क्या लिखा गया है? शो द इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ क्लासिफाइंग द पेमेंट एज रेम्युनरेशन एंड कंटिंजेंट कंसिडरेशन. मतलब इस पेमेंट को अगर हम रेम्युनरेशन मानेंगे तो क्या, कंटिंजेंट कंसिडरेशन मानेंगे तो क्या. अच्छा, अब यहाँ पे जो ये लिखा है, जो एडिशनल पेमेंट है, ये जो एडिशनल पेमेंट के बारे में लिखा गया है, ये फेयर वैल्यू 200 है, ठीक है. पर ये जो एडिशनल पेमेंट हम पे कर रहे हैं, ये किस तरीके से पे कर रहे हैं हम? ये हम इसे पीसी माने कि ये क्या ये एम्प्लॉयज रहेंगे? वो क्लियरली लिखा नहीं गया है क्वेश्चन में कि हम उसे पीसी मानेंगे. अगर पीसी मानेंगे तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. तो वो हम ये जो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इसे कौन सा पार्ट लेंगे? हम इसे परफॉर्मेंस कंडीशन मानेंगे कि सर्विस कंडीशन मानेंगे? अगर परफॉर्मेंस है तो पीसी और सर्विस है तो ईबी. तो यहाँ पे लिखा गया दोनों करना है हमें. रेम्युनरेशन, दैट मीन सर्विस कंडीशन मानेंगे तो क्या, और पीसी परफॉर्मेंस कंडीशन मानेंगे तो क्या. तो पहले मैं ले रहा हूं कि अगर वो परफॉर्मेंस कंडीशन है तो क्या. तो देखो, अगर वो परफॉर्मेंस कंडीशन है तो वो पीसी में इंक्लूड होगा. तो मैंने 200 रुपीज ऐड कर दिया. लेकिन अगर इसके जगह पे अगर वो सर्विस कंडीशन होगा, सर्विस कंडीशन, तो इन दैट केस पीसी हमारा 900 होगा. पीसी हमारा 900 ही होगा. आई होप दिस इज ओके. चलिए, तो इसमें यही मेन डिफरेंस है, समझो प्रॉपर्ली, कि जो एडिशनल पेमेंट 500 है वो क्यों दिया जा रहा है. तो वो क्यों दिया जा रहा है, उसको हम एज अ सर्विस कंडीशन है कि वो परफॉर्मेंस कंडीशन है, किस पे लिंक है, तो हमें 2 बार करना है. तो अगर वो परफॉर्मेंस कंडीशन है तो हम पीसी में ऐड करेंगे, और सर्विस कंडीशन है तो हम पीसी में ऐड नहीं करेंगे. वो हम उसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मानेंगे आगे के सालों में. फाइन. नेट एसेट तो हमारा 850 है डेफिनेटली, और इसमें एनसीआई तो है नहीं क्योंकि हमने पूरा ही कंपनी टेक ओवर किया है. तो इस केस में गुडविल है 150, हमने 150 ज्यादा पे, सॉरी 50 पे किया है ज्यादा. और दूसरे केस में यहाँ पे हमने 50 ज्यादा पे किया है, और यहाँ पे हमने 1100 माइनस 850, दैट इज हमने 250 ज्यादा पे किया. ये हो गया हमारा गुडविल. फर्स्ट कंडीशन डन. सेकंड, अब हम आगे जाते हैं. अब आगे जाके क्या होगा? 3 साल बाद, 3 साल बाद वो कंडीशंस मेट हो चुके थे और हमने पेमेंट किए 500 के. तो मतलब उसका फेयर वैल्यू में चेंजेस है, तो उसे हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो समझ लेते हैं. तो 3 साल में कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 1050. ये दोनों केस कंटिन्यू करेंगे. प्रॉफिट जो हमने ऑन किया है अगले नेक्स्ट 3 इयर्स में वो है 1050. फिर फिर अब ये जो फेयर वैल्यू हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट केस में हमने 200 पे, फर्स्ट केस में परफॉर्मेंस कंडीशन में हमने 200 रुपीज में उसे पीसी में मान लिया है. अब आगे जाके हमने 500 पे किया. तो अब क्या करें? अब यहाँ पे आ जाओ. अब ये जो केस है, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो वो इक्विटी है कि लाइबिलिटी है? तो ये लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे पैसा पे करना है. क्वेश्चन में लिखा है एडिशनल पेमेंट, और हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखा हुआ है जहां पे देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी, तो उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं.
तो क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो उसका जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? वो डिफरेंस रिकॉर्ड होगा पीएनएल के थ्रू। वो डिफरेंस पीएनएल के थ्रू रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हमने 500 में से 300 तो पहले ही, सॉरी 200 तो पहले रिकॉर्ड कर दिया था यहाँ पे। अब हम रिमेनिंग 300 रिकॉर्ड करेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 750। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 750। और जो सेकंड सिनेरियो जहां पे हमने उसे सर्विस कंडीशन माना है, तो सर्विस कंडीशन में हम उसे पूरा सैलरी मानेंगे। तो एंटायर 500 जो हम पे कर रहे हैं वो हम 3 इयर्स में स्प्रेड करेंगे और टोटल हमारा एक्सपेंस हम बुक करेंगे एंटायर 500 इन पीएनएल में ओवर द 3 इयर्स। तो इस तरीके से हमारा ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा 750 एंड 550 फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ गया होंगे। चलिए आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।